नमस्कार। प्रखर वक्ता, लेखिका और समाज सेवी रमणिका गुप्ता एक ऐसी साहित्यकार थी जिन्होंने आदिवासी, दलित और स्त्री विमर्श के उत्थान के लिए कार्य किया। साथ ही साथ उनकी समस्याओं से लोगों को रूबरू करवाया और उन्हें समाज की हाशिए से उठाकर मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया। उनकी कृतित्व में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को बहुत ही प्रेरणा देती हैं। आज हमारे साथ उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर और अधिक जानकारी देने के लिए मौजूद हैं महादेव टोप्पो जी। ये जाने माने साहित्यकार हैं और साथ ही साथ इन्होंने रमणिका गुप्ता के साथ काम भी किया है और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। और इनके साथ है शोभा गाड़ी जी, ये भी समाज सेवी हैं और साथ ही साथ साहित्यकार भी हैं। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। सबसे पहले शोभा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि रमणिका गुप्ता का नाम लेने से ही हमारे सामने कैसी छवि उभर कर आती है? रमणिका गुप्ता जी का नाम लेने से हमारे सामने एक स्त्री का सशक्तिकरण जो होता है महिलाओं के लिए, विशेषकर दलित, आदिवासी और पिछड़े, हमारे समाज में जो पिछड़ी हुई महिलाएं थीं, उनको उभारने का वो काम की थी। उनके लिए एक आवाज़ थी जो वो अपनी कविताओं और अपनी रचनाओं के माध्यम से वो एक ऐसी रचना, वो एक ऐसी आगे की जो प्रक्रिया तैयार कर रही थी, मानो वो उसी काम के लिए बनी हो। उनके हर काम में उनका जो योगदान था महिलाओं को लेकर, वो महिलाओं के प्रति काफ़ी दृढ़ और जिद्दी किस्म की, जिसको कह सकते हैं वो रचनाकार थी, साहित्यकार थी। तो क्या उनको एक जिद्दी साहित्यकार की संज्ञा दी जा सकती है? जी जी, बिल्कुल दी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने एक जो दृढ़ संकल्प जो होता है महिलाओं को लेके, वो उनका एक दृढ़ीकरण था कि समाज में महिलाओं का उत्थान हो। क्योंकि वो महिलाओं से उनकी जो दशा थी उस वक्त, उनसे वो बहुत दुखी थी। वो समाज में एक उभरता हुआ, क्योंकि हमारा जो समाज है वो स्त्रियों को लेके अभी तो काफ़ी मॉडर्नाइजेशन हो गया है, लेकिन उस वक्त हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। तो उसको वो उभारने के लिए, महिलाओं को वहाँ से आगे लाने के लिए उन्होंने कविता कहिए या साहित्य कहिए, उसको माध्यम बनाया। जी महादेव जी, रमणिका जी के व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी बात थी जो उन्हें अन्य महिला साहित्यकारों से अलग करती है? देखिए, वो जिस इलाके से आते थे वो पंजाब की धरती से आते थे। पंजाब में रहते हुए उसने वहाँ पंजाब की धरती का जो एक क्रांतिकारी चेतना वहाँ रही है, वहाँ बहुत सारे शहीद भगत सिंह लेके बहुत सारे लोग रहे। वहाँ से वो आकर अपना जो कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र झारखंड आती हैं। झारखंड में धनबाद और हजारीबाग में रहती हैं। तो धनबाद में काम करते हुए उसने पानी के लिए भी उन्होंने काम किया कि पानी की समस्या जब धनबाद में हो रही थी तो उसने वहाँ पर उसने आंदोलन चलाया और उसके समस्या का समाधान किया था। इसके अलावा बाद में जब उनकी रुचि धीरे धीरे समाज सेवा में बढ़ते गई तो वो उसे लगा कि विधानसभा वगैरह में जाना चाहिए, तो वो बिहार विधानसभा की MLC भी रहीं। और फिर उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता, मतलब वो एक पत्रिका निकाला त्रैमासिक उसने, जिसका नाम था युद्धरत आम आदमी। तो युद्धरत आम आदमी से शुरू में उसने ऐसी पत्रकारिता की यहाँ के स्थानीय समस्याओं पर, फिर बाद में उसने दलित साहित्य पर, दलित पर उसने कई सारे उसके विशेषांक निकाले। साथ ही साथ उस समय उसने हजारीबाग में दलित साहित्यकारों का सम्मेलन भी कराया। तो उस समय वो बहुत बड़ी बात थी कि दलित साहित्यकारों का सम्मेलन हजारीबाग में कराया जा। तो वो सम्मेलन बहुत ही ऐतिहासिक रहा। उसमें बहुत प्रख्यात हिंदी के जो बड़े बड़े नामे गिरामे लेखक वगैरह थे, कमलेश्वर वगैरह थे, वो सब उस समय उस सम्मेलन में आए थे। फिर बाद में उन्होंने 2000 के आसपास से, मतलब बोलूँगा 1998-99 के बाद से उन्होंने आदिवासियों पर भी ध्यान केंद्रित किया और उन्होंने आदिवासियों पर काम किया। जैसे कि उस समय की एक और बहुत बड़ी लेखिका
जो बंगाल से हुआ करती थी, महाश्वेता देवी। तो जब उन्होंने साहित्य अकादमी के साथ मिलकर और अपनी जो रमणिका फाउंडेशन के साथ मिलकर दिल्ली में जो आदिवासी साहित्य का सम्मेलन 1 जून 2002 को कराया था, जिसमें कि हमारे यहाँ से रामदयाल मुंडा जी, रोज करकट्टा जी, अंग्रेज कुजूर जी और बहुत जितने हमारे नामे ग्रामे जो यहाँ के उसमें एक वरिष्ठ लेखक साहित्यकार हैं, वो पहली बार उनके लीडरशिप में कहिए या उनके आह्वान पर वहाँ दिल्ली में एकत्रित हुए थे। और जहाँ तक मैं भी वहाँ गया था और मैं याद करता हूँ कि वो बहुत उत्साह के साथ जितने भी आदिवासी साहित्यकार हैं पूरे देश से जो लोग आए हुए थे उनसे बहुत तो प्यार से मिलके उनके बातों को अपने कहने के लिए प्रेरित कर रही थी। उस समय जैसे निर्मला पुतुल जी उभरती हुई कवियत्री थी, तो वो भी उस सम्मेलन में आए थे और उन्होंने कविता पाठ किया था। मुझे भी पहली बार वहाँ कविता पाठ करने का बड़े बड़े साहित्यकारों के बीच में कविता पाठ करने का अवसर मिला था। तो महाश्वेता ये जो रमणिका गुप्ता है ने उस कार्यक्रम का उद्घाटन महाश्वेता देवी के माध्यम से करवाया था। मतलब उस समय उनके जुझारू स्वभाव के कारण ही वो अन्य महिला साहित्यकारों से एक अलग स्थान रखती है। जी हाँ, वो एकदम महिला साहित्यकार हैं तो उससे निश्चय ही बहुत ही अलग रही हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि वो राजनीति में रही। तो राजनीति में जिस समय वो गई तो उस समय मतलब बिहार विधानसभा में महिलाओं का होना मतलब बहुत बड़ी बात थी। तो उस समय धनबाद की समस्या को लेकर, कोयलांचल की समस्या को लेकर विधानसभा में हल्ला गुल्ला करना और उसको बहुत ही जोरदार तरीके से तो उठाना। क्या कहा जा सकता है कि उन्होंने सड़क की आवाज़ को संसद तक पहुंचाया? बिल्कुल, एकदम सही कहा। उसने सड़क के आवाज़ को संसद तक जरूर पहुंचाया और वहाँ उसकी गूंज सुनाई पड़ी और उसकी समस्या के समाधान के लिए सरकार को कदम भी उठाने पड़े थे। तो हम देखते हैं कि ये जो रमणिका गुप्ता है वो सिर्फ आंदोलन में ही उनके जो सामाजिक मुद्दे हैं उसी पर नहीं मिले, उसके आगे जाकर भी आपने स्त्री हैं या गांव देहात की जो महिलाएं हैं उनकी समस्याओं को भी बाद में उन्होंने बहुत गहराई से समझा और यहाँ खास करके झारखंड के जो लोग हैं उनकी पीड़ा को भी समझा। और उनकी एक किताब है निज घर परदेसी, तो अपने घर में कैसे एक परदेसी की तरह लोगों को इस पीड़ा को भी उसने अपने मतलब रचना में स्थान दिया। उनकी कई किताबें लिखी आदिवासियों के शिक्षा पर, उनके साहित्य पर, उनके इतिहास पर, संस्कृति पर, उनके पर्यावरण की बातों पर, ये सब पर उन्होंने बहुत लंबे लंबे लेख लिखे। और युद्धरत आम आदमी में जहाँ तक मैं याद करता हूँ 2000 के बाद वो उसके संपादकीय 4-4, 5-5 पेज के लंबे लंबे लेख हुआ करते थे। बाद में उसने उसको दिल्ली में रहते हुए उसको मासिक भी निकालना शुरू कर दिया था। तो मासिक हर माह वो पत्रिका में अलग अलग मुद्दों पर आदिवासी स्त्री के जुड़े हुए जो भी समस्याएं हैं, चाहे पर्यावरण की हो, चाहे भाषा की हो, शिक्षा की हो या स्त्री मुक्ति की जो बात आप कह रही हैं, तो उसकी बात हो, वो हर चीज़ों को बहुत ही प्रखरता के साथ अपने संपादकीय के माध्यम से वो उठाते रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि एक प्रकाशक ने उनकी समग्र रचनाओं का और उनका प्रकाशन किया है, तो जिससे भावी पीढ़ी या जो उसके रचनाओं से अपने आप को प्रेरित करना चाहते हैं या नई तरह की दृष्टि चाहते हैं, उनके अनुभव से लाभ उठाना चाहते हैं, वो उनकी रचनाओं को पढ़कर, उनके कृतियों को पढ़कर प्रेरित हो सकते हैं।
शोभा जी, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की क्या भूमिका रही थी जो उन्होंने इतने बड़े आंदोलन के, स्त्रियों की आवाज़ बनी, वंचितों के साथ उन्होंने काम किया और उन्हें एक दर्जा दिलाया समाज में? इसे आप कैसे देखती हैं? उनकी पारिवारिक स्थिति जो थी वो बहुत दयनीय तो नहीं थी, किंतु महिलाओं को लेके वो चूँकि अपने घर में ही वो ऐसे ऐसे समस्याओं को वो उन्होंने अपनी आँखों से देखा, जैसे नौकरों के प्रति जो अत्याचार थे, तो वो उनको बहुत अंदर तक चोट पहुंचाया। तो उन्होंने जब इन सब चीज़ों को अपने घर से ही देखा, क्योंकि वो अपने घर में अपनी माँ को भी कहीं ना कहीं शोषित हुए देखी, अपनी भाभियों को देखी, तो उनके मन में आया कि क्यों ना मैं एक ऐसा माध्यम चुनूं जिससे मैं प्रत्येक महिला तक इसका संदेश पहुंचा सकूं। तो उन्होंने, और चूंकि वो काफ़ी सक्षम और एक जो बोलते हैं बहुत ललायित किस्म की महिला थी, तो वो छोटी छोटी बातों को लेके वो बहुत विस्तार रूप से उस पर गहन की उन्होंने, और वो महिलाओं को उसके जो उस समय की जो दशा थी उससे बाहर निकालने का वो उन्होंने एक माध्यम बनाया कि मैं कुछ लिखूं तो महिलाओं तक पहुँचे और मेरे लिखे हुए शब्द महिलाओं पर असर करें, वो अपनी आज़ादी स्वयं हासिल करें। तो ये उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा। यही उनको अलग करता है अन्य यही बाकी महिला साहित्यकारों से यही बातें उन्हें बिल्कुल अलग दर्शाती हैं। महादेव जी, रमणिका जी को झारखंड में कोयले की रानी और पानी की रानी की उपाधि दी गई थी, तो किस संदर्भ में उनको ये कहा गया था? जी, जैसे मैंने बताया कि जब पानी की समस्या आई और वो चूँकि कोयलांचल में थी, तो वहाँ के सिर्फ ना केवल पानी की समस्या बल्कि दूसरी जो भी समस्या जुड़ी रही, विस्थापन की समस्या या बेरोजगारी की समस्या या और दूसरी जो भी उनकी सामाजिक समस्याएं वहाँ पर जो धनबाद में देखती थी, उन्होंने उसके लिए छोटे छोटे आंदोलन किए कई बार, और वहाँ की एक आवाज़ बनी। और इसीलिए मतलब उनको, जैसे मैंने बताया कि वो बिहार विधानसभा में गई और उन्होंने ज़ोरदार तरीके से उन समस्याओं को, मुद्दों को उठाया और सरकार का ध्यान आकर्षण कराया और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उनको कई बार बाध्य भी किया। तो इसीलिए उनको कहा जाता है कि भाई वो कोयला क्षेत्र की रानी है या पानी की रानी, आपने कहा। उपाधि उनको जी हाँ, तो यही है। और जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि उसने आदिवासी साहित्य के विकास में, अगर मैं कहूँ कि उनका बहुत ही ज़बरदस्त योगदान है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो युद्धरत आम आदमी का उसने कई विशेषांक निकाले, और पहला विशेषांक उन्होंने निकाला था 21वीं सदी और आदिवासी स्वर। बाद में पुस्तक रूप में भी वो उपलब्ध हुआ, और वो उस मैगजीन में पहली बार पूरे भारत के, जिसमें कि पूर्वोत्तर के भी साहित्यकार थे और हमारे महाराष्ट्र के जो साहित्यकार थे, गुजरात के, उड़ीसा के, तो पहली बार वहाँ हिंदी में देखा गया कि जो आदिवासी साहित्यकार हैं वो अपनी रचनाएं, कविता, नाटक, कहानी, जो कुछ भी है, इतना तक कि चाय बागान से भी उसने वहाँ के साहित्यकारों को भी उसने खोजा। तो उनके अंदर बहुत ही काम करने के बहुत ही जोश रहता था, और मैंने उनके साथ कई बार काम भी किया। वो लगातार काम करेंगे तो 7-7, 8-8, 10-10, 11 बजे रात तक वो काम करती थी, और लगातार लिखना, पढ़ना, रेफरेंस लेना, किसी को फ़ोन करना, रचनाएं मंगवाना, लेख मंगवाना, ये सारा काम करते थे। अपने काम के प्रति वो समर्पित। हाँ, उनके काम करने के अंदर एकदम एक अजीब तरह का जुनून था उसमें, और वो आदिवासी, दलित, महिला जैसे आप कह रहे हैं, उन सब के प्रति वो उनके दर्द या उनकी समस्या के समाधान के लिए जो उनके अंदर जो एक आकांक्षा थी, एक आग थी कहिए, वो हमेशा वो आग उनके अंदर धधकती रहती थी, मुझे ऐसा लगता है। और इसीलिए वो
8-8, 10-10, 12-12, उससे भी अधिक घंटे तक वो लगातार लिखना, पढ़ना, अनुवाद करना, करवाना, ये सारा कुछ। सिर्फ वो काम करते भी थी और जो उसके सहयोगी हैं उनको लगातार काम करते, निर्देश देते रहते थे कि ये करो, उधर से ये नहीं पहुंचा, ये करना है, वो करना है। ये सारी चीज़ें वो एक बहुत ही कहिए कि उनके जो प्रबंधकीय कौशल था वो देखने को मिलती बहुत ही अच्छा था। और उनके जो, और इसके साथ ही साथ क्या था कि उनके अंदर वो बहुत बड़े परिवार से आए थे। उनके पति बहुत बड़े अधिकारी थे, लेकिन और उनके बेटे बाद में बहुत अच्छे व्यवसाय में भी थे। और लेकिन उनके अंदर उस चीज़ का कोई मैंने घमंड नहीं देखा। वो कभी भी हमारे साथ वो दाल भात ज़मीन पर ऐसे बैठ के अपना भात खा लेंगे, कुछ कर लेंगे। तो उनको जैसे और कुछ जो संभ्रांत लोग होते हैं, जा सकता है कि वे खास होते हुए भी आम थी। हाँ, एकदम आम महिलाओं की तरह वो कहीं भी जाके उनके साथ जुड़ जाती थी। तो ये उनकी व्यक्तित्व का एक बहुत ही बड़ी मिसाल है। आजकल मैं कई के लोगों को देखता हूँ वो उस तरह से व्यवहार नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनमें जो सरलता के साथ, आत्मीयता के साथ, जो तुरंत किसी को अपना बना लेने और उनसे घुल मिल कर उनके दुख दर्द में शामिल हो जाने की जो कला थी, वो बहुत ही दुर्लभ किस्म के मतलब गुण कहा जाएगा। जी। शोभा जी, रमणिका जी महात्मा गांधी की बहुत बड़ी प्रशंसक थी, या कहा जा सकता है कि वे उन्हें पूजती थी। तो उनके बातों को भी अपने व्यक्तित्व में उन्होंने उतारा, तो इसे आप कैसे देखते हैं? ये सही है कि वो महात्मा गांधी की पूजा करती थी। जैसे महात्मा गांधी ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए एक सात्विक जीवन को धारण करते हुए भी एक महान, जिसको बोलते हैं अगुवाई करना, तो वो उन सब चीज़ों से बहुत प्रेरित थी कि जब एक साधारण सा व्यक्ति होके और हमारे लिए, हम देशवासियों के लिए इतना वो जब कठिनाइयों का, इतनी परेशानियों का सामना कर सकते हैं, तो मैं क्या महिलाओं के लिए इतना नहीं कर सकती। तो उनके दिमाग में, उनके जहन में एक ही बात आता था कि कोई भी काम स्त्री से हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो उनके जीवन से इसलिए भी प्रभावित थी। और दूसरी बात ये थी कि वो जब भी किसी महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनाएं थी उनके हृदय में। वो जब भी किसी महिला को शोषित हुए देखती थी तो उनके मन से एक अजीब सी तड़प सी, बेचैनी सी होती थी। और वो यही कारण था कि उनका राजनीति में भी जुझारू व्यक्तित्व देखने को मिला, क्योंकि उनका कहना था हमारे देश की महिलाओं का, विशेषकर जो वंचित महिलाएं हैं, शोषित महिलाएं हैं, उनकी आवाज़ को मैं केंद्र में ज़रूर पहुंचाऊं, क्योंकि ये वही एक माध्यम है जो जहां से पूरे देश के जो नागरिक हैं, हम महिलाओं की जो दुर्दशा है, मेरी बहनों की, मेरे देश की बहनों की, विशेषकर झारखंड और बिहार, यहाँ की महिलाओं की दुर्दशा काफ़ी दयनीय थी इनकी स्थिति, क्योंकि यहाँ शिक्षा के मामले में महिलाओं को पीछे रखा जाता था और पारिवारिक जो परिस्थिति थी उन सब में भी काफ़ी इन्हें पीछे समझा जाता था। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि वो महात्मा गांधी की पूजकीय थी, उनकी पूजा करती थी। जी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि रमणिका जी ने झारखंड में आदिवासी या दलित महिलाओं या फिर उनके वर्ग को एक पहचान दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की? जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि जब उन्होंने झारखंड में पहली बार जब वो दौरे के लिए निकली थी तो उन्होंने देखा कि यहाँ की महिलाओं की जो दशा थी वो बहुत ही दर्दनीय थी। दयनीय से भी ज़्यादा दुखद होता है दर्दनीय, क्योंकि यहाँ के पुरुषों में नशाखोर था, वो नशा करते थे, वो अपने घर की महिलाओं को और बहनों को, उनके प्रति बहुत लापरवाह रहते थे। तो ये सब देख के रमणिका जी को बड़ा तकलीफ़ होता था। तो वो अपनी साहित्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से वो महिलाओं की आवाज़ बनी और वो हमारे आदिवासी समाज में एक विवाह का जो व्यवस्था है वो उस वक्त कहीं ना कहीं, जो कि अभी भी वो शायद कायम है, सर तो जानते होंगे, जो उस व्यवस्था को पहचान नहीं दी गई।
तो रमणिका जी की बहुत बड़ी, बहुत अहम भूमिका है इसमें कि यहाँ आदिवासी समाज में शादी जैसी व्यवस्था को एक नज़रिया दिया गया और उनकी आवाज़ बनी। अभी उनकी मार्गदर्शन से काफ़ी सारी महिलाएं जो हैं प्रेरित होके अपने आप को उस बंधन से काफ़ी मुक्त कर पाई हैं जी। तो और ये आत्मनिर्भर बनकर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, अपनी अलग पहचान जैसा कि बनाई। उनकी जो कृति है, उपन्यास है सीता और मौसी, जी। उसके पात्रों में महादेव जी, सीता और मौसी की क्या विशेषता है, उनके पात्रों के बारे में आप कैसे देखते हैं और वो आज की महिलाओं के लिए कैसे एक संदेश है कि आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है? जी, वो जिस तरह से महिलाएं अपने अधिकार के लिए कैसा संघर्ष करें, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी ये जो संघर्ष है और कैसे उसको आगे बढ़ाएं, ये सारी बातें उस पे हैं। लेकिन मैं एक और चीज़ पर बात यहाँ पर करना चाहूँगा कि उन्होंने झारखंड के जो साहित्यकार हैं उनको लेकर एक किताब संपादित की थी, कलम को तीर होने दो। तो कलम को तीर होने दो उनके द्वारा संपादित एक पुस्तक है जिसका कि मैंने सह संपादन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। तो उस समय यहाँ के जो 17 कवि, झारखंड के कवि, लेखक, कवि हैं, उनकी रचनाएं उसमें शामिल थी और उसमें स्त्रियां भी हैं, जैसे ग्रेस दी है, निर्मला जी हैं, जसिंता क्रिकेटा वगैरह उस पुस्तक में उनकी रचनाएं तो उनके पात्र जो थे वो सहानुभूति के शिकार नहीं होते थे, लेकिन वो उन्हें आत्मनिर्भर बनाती थी। तो इस पे कुछ बताएं। बिल्कुल, वो अपने किसी तरह से पर निर्भर नहीं रहते थे और जो है कि हमेशा जूझते रहते थे और उनके जो पात्र हैं उनके अंदर कुछ करने की जो है, कुछ ललक जो है, जो साहस है और धैर्य है, वो बहुत तीव्रता के साथ उनके व्यक्तित्व में उभरता है। तो इसीलिए क्या है कि जो भी उनके पात्र हैं वो हमेशा संघर्षशील रहते हैं और हमेशा सजग रहते हैं और अपने जो अधिकार हैं या जो कुछ भी उनको पाना है, हक है, उसके लिए हमेशा वो जूझते हैं और कहीं ना कहीं एक नई राह या काम करते हैं या एक नई मिसाल काम करते हैं, ऐसा देखने में आता है। लेकिन उनकी जो जितने भी उपन्यास है, कहानियां हैं, तो उन्होंने काल्पनिक कुछ भी नहीं लिखा है। जो उन्होंने देखा, जो उनकी आदिवासियों की पीड़ा देखी, उन्हें महसूस किया, उन्हें ये शब्दों के जरिए पाठकों तक पहुंचाया। तो इसके बारे में आप कुछ बताएं। जी, जैसा कि मैंने बताया कि वो यहाँ उनका कर्म क्षेत्र झारखंड रहा और मूलतः ये हमारा धनबाद और हजारीबाग रहा। रांची में भी रहे लेकिन जितना उनका हजारीबाग और धनबाद में रहना हुआ इतना कम हुआ। तो यहाँ वो जैसा कि मैं बताया कि वो कहीं भी चली जाती थी गाँव में और एकदम से बहुत से क्या बोलेंगे गली कूचे वाले इलाकों में भी उनको जाने में संकोच नहीं होता था। तो उनके अंदर एक जो अभिजात्यता होनी चाहिए थी वो उस अभिजात्यता से मुक्त थी और कहीं भी जाकर उनके दुख दर्द को बहुत गहराई से समझ पाती थी, देख पाती थी और देख नहीं पता उनको महसूसती थी, है ना, कि जैसा उनकी तकलीफ़ है, जैसी उनकी जो समस्या है, इसीलिए उनकी जो रचनाएं हैं वो काफ़ी हद तक उनके जो दलित या स्त्री जीवन की जो तकलीफ़ें हैं उनको गहराई से है और बहुत ही बारीकी से पकड़ती हुई दिखती हैं। जी, तो क्या ये कहा जाए कि रमणिका गुप्ता का जीवन एक स्त्री के जीवन का प्रतिनिधित्व करता है? जी हाँ, वो स्त्री तो थी ही। स्त्री वो आपको पता होगा कि उसने जो अपनी शादी भी की तो ज़रा विद्रोह करके शायद ईद की थी। तो अपने जवानी से लेकर
उनके जो जीवन के अंतिम दिनों हाँ जो अंतिम समय जबकि वो 90 के करीब पहुंच रहे थे तब उनका देहांत हुआ। और देखिए बहुत अजीब बात है कि मैंने देखा कि उसका ऑपरेशन हो गया और वो कई बार ऑपरेशन होने के बाद थोड़ा देर आराम की 10-15 दिन बाद और फिर वो काम करने के लिए हाजिर हो गई। तो ये जीवटता में मुझे लगता है कि वो पंजाब और झारखंड की धरती का ही असर रहा होगा कि उनके अंदर जो एक कुछ काम करने की जो जीवटता और ललक थे। और एक्चुअली वो क्या होता था कि वो जो दुख दर्द को इतनी गहराई से समझते थे और वो उसके अंदर उनके मन में इतनी बेचैनी होती थी कि वो हमेशा काम करने के लिए कोशिश करते रहते थे कि इनका कुछ हो, भला उनका कुछ हो जाए, इनकी तो सम्मान मिले। और चीज थी उनकी रचनाओं में एक मुक्ति की आकांक्षा भी देखने को मिलती है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल मुक्ति मैडम, किस चीज की? हाँ मुक्ति की आकांक्षा कि भाई हक अधिकार मिले और वो अपने तरह से एक स्वतंत्र जीवन जी सकें, आत्मसम्मान की जिंदगी जी सकें, ऐसा उनके इच्छा रहती थी। और उसके लिए वो सारे लोगों को जो भी उनके करीब में रहे हैं सारे लोगों को वो प्रेरित करती रहती हैं थी, प्रोत्साहित करती रहती थी। आप लोगों ने रमणिका गुप्ता के बारे में बहुत अच्छी जानकारियां दी। उम्मीद करती हूँ दर्शकों के लिए ये जानकारी बहुत ही फायदेमंद रहेगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।